हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक गुप्ता और आप सुन रहे हैं हमारा चैनल क्लब जीएसटी। आज के जो इस वीडियो है बेटा रिविजनरी वीडियो है, ये मई 2020 के लिए। एंड इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्शन टू सर्विसेज। एज यू नो, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड अ रेट नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन विच हैज ग्रांटेड एग्जाम्शन टू वेरियस सर्विसेज थ्रू मल्टीपल एंट्रीज। इसमें बेटा वन ऑफ द एंट्रीज एंट्री नंबर 65B, जिसमें एग्जाम्शन है विच इज रिलेटिंग टू द कंसेप्ट कॉल्ड ERCC, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। दैट नोटिफिकेशन इज अ बिट टेक्निकल वन, जिसको हम यहाँ डायग्रामेटिक अंडरस्टैंडिंग देंगे और कंसेप्चुअली जो होगा बेटा उसको हम समझेंगे। एंड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अपने रिविजनरी वीडियो के लिए हमने जो रिसोर्स मटेरियल अब की बार यूज़ किया है दैट इज़ आवर क्वेश्चन बैंक मई 2020 के लिए, जिसका रिवाइज अपडेटेड एडिशन हम रिलीज कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन बैंक की मदद से हम आपको एंट्री नंबर 65B जो है उसका डिस्कशन लेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। एंट्री नंबर 65B, इन दिस क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 1 देयर इज अ लास्ट चैप्टर एग्जाम्शन टू सर्विसेज। उसमें पेज नंबर 441 वहां पर आपको मिलेगा ये कंसेप्ट, ये डिस्कशन ERCC। काइंडली कम टू पेज नंबर 441. So here on the screen is entry number 65B, which is basically relating to the concept called ERCC, Access Royalty Collection Contractor. ठीक है, this green portion which you are seeing on the screen, this is basically the summarization of the legal wordings of the exemption, and below this screen is, in this blue words, is the entire conceptual discussion relating to this ERCC. And in fact, we have produced one diagram also, so that थ्रू डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन अ बेटर मैनर। सो ये डायग्राम वगैरह आप रिवीजन के टाइम पर यूज़ करिएगा। मैं कंसेप्ट को समझाते टाइम मैं अपने हाथों से यहाँ डायग्राम बना करके आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस डायग्राम विच इज राइट ऑन योर स्क्रीन। सो बेटा, स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने ABC लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट किया, माइनिंग एग्रीमेंट। अंडर दैट एग्रीमेंट उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर ब्लॉक, वो जो है वो लीज पर दे दिया टू दिस ABC लिमिटेड, एंड बदले में जो है वो कंसिडरेशन ले लिया। द ABC लिमिटेड बिजनेस एंटिटी, इसको हम रेफर कर रहे हैं बाय द वर्ड माइनिंग लीज होल्डर। अच्छा, एज यू नो, गवर्नमेंट बेटा जनरली ये जो माइंस वगैरह होती है, इन माइंस को लीज पर आगे पार्टीज को दे देती है एग्रीमेंट करके, और उनसे कंसिडरेशन जो है वो गवर्नमेंट ले लेती है। जस्ट एज एव यू हर्ड ऑफ कि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में आपका स्पेक्ट्रम जो होता है उसका ऑक्शन किया जाता है, ऐसे ही इस ये मिनरल्स राइट जो है वो भी आपके जो है वो ऑक्शंस के थ्रू जो है वो पार्टी को दिए जाते हैं। तो लेट्स पुट द सक्सेसफुल बिडर इज दैट ABC लिमिटेड, एंड फाइनल एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड ABC लिमिटेड. Under that agreement, in respect of that particular block, mining rights have been assigned to ABC Limited. And this assignment of mining right, that is not for free, that is definitely involving consideration. और consideration बेटा जो ABC Limited को in lieu of this mining right state government को pay करना है, that consideration is consisting of two things. उसमें दो चीजें हैं, एक fixed sum और एक additional payment. One is the fixed sum and second is the additional payment. Now, what is the concept of this fixed sum and additional payment that we need to understand? बेटा जो fixed sum आपका है, इस fixed sum को इस इंडस्ट्री में बोला जाता है dead rent. अब कंसेप्ट इस तरीके से होता है कि जो पर्टिकुलर ब्लॉक ABC लिमिटेड को दिया गया है, इस ब्लॉक के माइनिंग राइट्स आने के बाद ABC लिमिटेड इसमें से बेटा माइनिंग करेगा मिनरल्स की। लेट्स सपोज हम कोल माइनिंग की बात कर लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने बेटा अपना कोल ब्लॉक जो है वो इस ABC बिल्डर को दिया, और अब माइनिंग राइट्स आने के बाद इस पर्टिकुलर माइंस, वो माइन से कोयला निकालेगा। अब बेटा इस जो भी राइट्स उसने लिए इस ब्लॉक की, जब वो माइनिंग करेगा, हाउ मच क्वांटिटी ABC लिमिटेड विल बी एबल टू ऑब्टेन, वो प्रिसाइजली ना तो स्टेट गवर्नमेंट को पता है ना ही ABC लिमिटेड को पता है। उसकी किस्मत अच्छी रही तो इसमें से बहुत ज़्यादा माइनिंग हो पाएगी, किस्मत खराब रही तो हो सकता है इसमें उतनी माइनिंग ना हो पाए। तो स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रेट अवे कहती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी यू विल बी एबल टू माइन, irrespective of the quantity you will be able to mine, you are supposed to pay us a fixed sum. That fixed sum is dead rent.
ये डेड रेंट इस एंगल से कहा जा रहा है कि हो सकता है आप कम माइन कर पाए और आपको बेनिफिट ना हो इस प्रोजेक्ट में, और हो सकता है आप बहुत ज्यादा कर पाए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो. So irrespective of the quantity which this person will be able to mine, a fixed sum is payable for grant of this right, and इस वजह से इसको हम बोलते हैं dead rent. The second part of the consideration is an additional payment. What is this additional payment? Let's try to understand that. Now the contract says this block, the mining rights of which we have assigned to you, may result into a very fruitful activity for you, कि ये इतनी अच्छी साइट निकले कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोयला जो है मिल जाए, बहुत ज़्यादा मिनरल्स की आप माइनिंग कर पाए. तो वो कहते हैं कि आपकी एक बेसिक यूनिट इस कॉन्ट्रैक्ट में हम फिक्स करते हैं कि 10 लाख यूनिट, ऐसा हमें उम्मीद है 10 लाख यूनिट्स इस ब्लॉक से माइन करके आप निकाल पाएंगे. इन केस यू आर लकी फॉर्चुनेट और इसमें 10 लाख से ज्यादा की क्वांटिटी मिनरल्स की आपको मिल जाती है, तो जो एक्सेस क्वांटिटी ओवर एंड अबव 10 लाख यूनिट्स आप माइन कर पाएंगे, उस एक्सेस क्वांटिटी से रिलेटेड आपको हमें एडिशनल रॉयल्टी देनी पड़ेगी. उसका बेटा वो कोई सर्टेन परसेंटेज फिक्स कर देंगे. सो आई एम रिपीटिंग, वी हैव एस्टिमेटेड, बोथ ऑफ अस एस्टिमेटेड 10 लाख यूनिट्स इसमें रीजनेबली माइनिंग से मिल जाएंगे, तो उसके लिए एक फिक्स सम जो है वो आपसे ले लिया गया है. और साथ में कॉन्ट्रैक्ट ये प्रोवाइड कर रहा है, इन केस द लाइसेंसी इज एबल टू माइन over and above 10 lakh units, then whatever quantity over and above 10 lakh units he will be mining, he will be earning additional profit. So for that certain additional payment he is supposed to pay, he is supposed to make to the state government. इस एडिशनल पेमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में रेफर किया जाता है बाय द वर्ड एडिशनल रॉयल्टी, एंड टेक्निकल सेंस में इस एडिशनल रॉयल्टी को हम बोलते हैं एक्सेस रॉयल्टी, ER. I hope you are able to understand. So let's restate the terms of the contract. We are granting you the mining rights for this particular block. You are supposed to make us two payment: one, dead rent, which is irrespective of the quantity you are able to mine, and second is additional royalty, which is payable only and only when you are able to mine over and above the predetermined expected quantity which has been stated in the contract. Let's take an example. Let's suppose the person ABC Limited who has taken this mining right, उसने जो है बेटा 10 लाख यूनिट्स की बेसिक क्वांटिटी जो थी वो सेटल थी. एंड लेट्स सपोज व्हाट हैपेंस, नंबर 1, एक सिचुएशन वो 9 लाख यूनिट्स ही एक्चुअल में माइन कर पाया, साइट से इससे ज्यादा मिनरल्स नहीं मिले. एंड सिचुएशन नंबर 2, वो जो है वो 12 लाख की यूनिट जो है वो माइन कर पाया. ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट में बेसिक क्वांटिटी कितनी सेटल थी? 10 लाख की. सो इन केस जो माइनर है वो सिर्फ 9 लाख ही माइन कर पाया, तो ध्यान रखिएगा 10 लाख की एक्सपेक्टेशन थी, बस 9 लाख ही माइन कर पाया, तो डेड रेंट उसे 200 करोड़ इन एनी केस देना पड़ेगा. डेड रेंट तो देना पड़ेगा, पर हाँ एक्सेस रॉयल्टी कोई भी उसके एंड पर पेबल नहीं बनेगी. एंड इन द सेकंड सिनेरियो जहां पर वो 12 लाख यूनिट जो है वो एक्चुअल में माइन कर पाया, तो उस केस में उसको जो बेसिक डेड रेंट था 200 करोड़ रुपीस का एज एन एग्जांपल, वो भी पे करना पड़ेगा. एंड इसके अलावा और एंड अबव 10 लाख जो उसने एक्स्ट्रा क्वांटिटी माइन करी, मेरे एग्जांपल में 2 लाख की एक्स्ट्रा क्वांटिटी उसने माइन करी, तो वो जो 2 लाख एक्स्ट्रा उसने माइन करी है उसके रिस्पेक्ट में उसे एक्सेस रॉयल्टी एज डिटरमाइंड प्रीफिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट वो भी पे करनी पड़ेगी. एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, लेट्स सपोज दैट अमाउंट पेएबल इज कमिंग आउट टू बी X. सो दैट इज द सिनेरियो बेटा. Case A, the total consideration which is becoming payable by the miner is 200 crore rupees, and case B, the total consideration which ultimately will become payable to the state government is 200 lakh rupees plus the excess royalty amount of rupees Z. अच्छा, as you know, आप सब if you can recollect, तो आप ये भी जानते हैं बेटा, गवर्नमेंट जब किसी को इस तरीके से माइनिंग राइट असाइन करती है, तो दिस इज बेसिकली एन एक्टिविटी which is supply of service under the GST law. When you are assigning, when you are granting the mining rights, so there is no goods transaction which is being taking place. It is basically supply of service activity. And further you must be knowing, supply of service by government in general attracts RCM. बहुत ही कम केसेस होते थे बेटा जहां पर FCM होता था. A few examples if you can recollect is, गवर्नमेंट अगर पोर्ट सर्विसेज देती थी, एयरपोर्ट सर्विसेज देती थी, या पोस्टल सर्विसेज देती थी, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विसेज देती थी, तो वहां तो FCM होता था, गवर्नमेंट इज लायबल टू पे GST. अदरवाइज इन सर्विसेज को अगर छोड़ दे
तो गवर्नमेंट और अगर कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को देती थी तो उस पर आरसीएम होता था. एंड इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम बेटा, स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड सर्विसेज, हैज सप्लाइड सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड द बिजनेस एंटिटी, एंड अकॉर्डिंगली यहां पर जीएसटी बेटा आरसीएम में पेबल होगा. द एबीसी लिमिटेड द बिजनेस एंटिटी will make the payment to the government, and GST it will directly be paying because of the RCM. And as I explained below, there may be two scenario. अगर माइनिंग राइट्स आने के बाद जो माइनर है उसके साथ केस ए वाला सिनेरियो हुआ, वो 9 लाख यूनिट से माइन कर पाया, देन द टोटल कंसिडरेशन 200 करोड़ रुपीस का डेड रेंट का रहेगा, उस पर वो जीएसटी आरसीएम में देगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर माइनिंग राइट्स लेने के बाद वो 12 लाख यूनिट्स जो था वो माइन कर पाया, तो टोटल कंसिडरेशन 200 करोड़ प्लस एक्सेस रॉयल्टी रुपीस जेड की होगी, जिन दोनों के ऊपर आरसीएम में वो जीएसटी जो होगा वो भरेगा. आई होप दिस पर्टिकुलर एरिया इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक, सो एक्सेस रॉयल्टी वर्ड सबसे पहले, दिस वाज द फर्स्ट थिंग अबाउट विच यू नीड क्लैरिटी. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है, नाउ दिस बिजनेस एंटिटी एबीसी लिमिटेड जिसने भी ये माइनिंग राइट्स लिए हैं, प्लीज ध्यान में रखिएगा, जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, जो फिक्स सम का कंसिडरेशन है उसका जीएसटी भी बेटा इस एबीसी लिमिटेड को आरसीएम में पे करना है. एंड इन केस उसके साथ एक्सेस रॉयल्टी वाली सिचुएशन हो जाती है, इन केस अगर हो जाती है, तो जो भी एक्सेस रॉयल्टी गवर्नमेंट को पे की जाएगी उसका जीएसटी भी आरसीएम में जो होगा वो एबीसी जो होगा वो पे करेगा. Okay, acha. Now, as far as the basic understanding is concerned, you people are intelligent enough to understand बेटा, गवर्नमेंट जब कभी ऐसे माइनिंग राइट्स देगी तो जो डेड रेंट है, ये तो डेड रेंट गवर्नमेंट को इमीडिएटली ऑन द ग्राउंड ऑफ माइनिंग राइट्स मिल जाएगा. जो एडिशनल रॉयल्टी है वो तब नहीं मिलेगी, बिकॉज उस टाइम पर वो तय ही नहीं होगी. वो तो जब ओवर एंड अबव 10 लाख यूनिट्स की माइनिंग होगी उस टाइम पर पेबल बनेगी. तो अकॉर्डिंगली वो जब पेबल बनेगी उस पर जीएसटी जो होगा वो एबीसी लिमिटेड उस स्टेज पर जो होगा वो पे करेगा. अच्छा, अब स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जब इस तरीके के काम करती है तो माइनिंग राइट्स ग्रांट करने के साथ ही 200 करोड़ रुपए मिल जाते हैं. फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को इस माइनर को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको उससे हिसाब किताब मांगना पड़ेगा कि तुमने कितनी यूनिट्स एक्चुअल में माइन करी. ये मॉनिटरिंग क्यों जरूरत है, बिकॉज अगर उसने 10 लाख यूनिट्स तक की माइन करी तो नो एक्सेस रॉयल्टी गवर्नमेंट विल बी गेटिंग, बट अगर उसने उससे ज्यादा की माइनिंग करी तो फिर गवर्नमेंट विल बी गेटिंग दैट एक्सेस रॉयल्टी. तो गवर्नमेंट बेसिकली इज not relieved just by signing the contract, rather they need a constant monitoring over the production, over the units mined by this ABC Limited. अच्छा, गवर्नमेंट के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम था, बिकॉज इसमें एफर्ट्स इन्वॉल्व हो रहे थे. तो गवर्नमेंट ने अपने एफर्ट्स को लाइट डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट करने का काम एक थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया. आई एम रिपीटिंग, अपना वो कांस्टेंट मॉनिटरिंग करना, एक्सेस रॉयल्टी पेबल बनी तो उसे कलेक्ट करना, वो वाले फंक्शंस गवर्नमेंट ने आउटसोर्स कर दिए टू अ थर्ड पार्टी. वो थर्ड पार्टी बेटा हम पिक्चर में ला रहे हैं, लेट्स सपोज दैट इज मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स को स्टेट गवर्नमेंट आउटसोर्स कर रही है क्या काम, इस माइनर से एक्सेस रॉयल्टी अगर कुछ भी बनती है तो वो एक्सेस रॉयल्टी मिस्टर एक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जो होगा वो डिपॉजिट कर देगा. आई होप यू आर क्लियर. इस मिस्टर एक्स को हम बुलाएंगे ERCC, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर. तो मिस्टर एक्स इज अ कॉन्ट्रैक्टर hired by the state government for what purpose? For the purpose of collection of excess royalty from the miner and giving it to the state government. Are you able to understand? ERCC word is very important. It must be clear to you so that we can proceed with the exemption. ERCC, excess royalty collection contractor. Who is ERCC? It is a contractor who has been hired by the government purpose for the purpose of collection of excess royalty from the miner, from the mining lease holder. I hope you are clear. अच्छा, now so far as ABC Limited is concerned, कॉन्ट्रैक्ट में ABC Limited को बोल दिया जाता है डेड रेंट तो आप हमें डायरेक्टली पे करोगे, बट एक्सेस रॉयल्टी जो होगी वो आप इस ERCC को पे करेंगे. अच्छा, so far as ABC is concerned बेटा, ABC 200 करोड़ गवर्नमेंट को देगी, उसका GST भी RCM में ये पे करेगी. वो एक्सेस रॉयल्टी
एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ईआरसीसी को हैंड ओवर करेगी, तो उस पर भी जीएसटी का आरसीएम ये पे करेगी, बिकॉज उसने गवर्नमेंट को दिया या गवर्नमेंट के कहने पर, गवर्नमेंट की डायरेक्शन पर ईआरसीसी को दिया, उसके एंगल से तो ये पेमेंट गवर्नमेंट को दी गई ही पेमेंट है। आई होप यू आर क्लियर। सो रीस्टेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट में साइन होने के साथ ही डेड रेंट स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, उसका जीएसटी आरसीएम में पे करना है, एंड इन केस एक्सेस रेंट पेबल बनता है, एक्सेस रॉयल्टी पेबल बनती है, तो वो एक्सेस रॉयल्टी वो ईआरसीसी को एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्शन दे देगी और उसका भी जीएसटी ये पे कर देगी। ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जम्पशन। अब आप माइनर को एक बार के लिए सिचुएशन से बाहर कर दो, माइनर को एक बार के लिए सिचुएशन से बाहर कर दो। अब फोकस लाओ ऑन दिस ईआरसीसी, बिकॉज एग्जम्पशन का जो फोकस है दैट इज ईआरसीसी। अच्छा, नाउ सो फॉर एज स्टेट गवर्नमेंट and this ERCC is concerned, so far as state government and this ERCC is concerned, now this ERCC ये जो contractor access royalty collection के लिए जो है, ये पूछता है गवर्नमेंट से, I am doing the collection of access royalty for you, I am doing the collection of access royalty for you for my services of, for my these collection services की collect करना and आपको forward करना, वो आप मुझको कितना पैसा पे करेंगे। I will do the collection for you for my services. State government tell me how much money you are going to pay me. State government says, look my dear, we will be working with you in a different model. Focus please, everybody be focused on this. ERCC, this contractor is asking state government, I will collect the money for you. How much you will pay for my collection services? Government says, we will be entering into an agreement, and that agreement will be working in altogether a different manner. Instead of we paying you anything, you will be paying money to us. Contractor says, what? I'll be collecting for you and I will be paying you. Why? Government says, suniye, everybody please be very careful, here lies the base of this exemption, to be very careful. Government कहती है, आप एक्सेस रॉयल्टी जो हमारे लिए कलेक्ट करोगे, आप एक्सेस रॉयल्टी जो हमारे लिए कलेक्ट करोगे, वो कलेक्ट करने के बाद आप अपने पास ही रिटेन कर लेना। कॉन्ट्रैक्टर इज वेरी हैप्पी, अच्छा जी मैं अपने पास ही रख लूं, बहुत बढ़िया। वो कहते हैं हाँ जी आप अपने पास ही रख लेना, लेकिन आपको ये रॉयल्टी कलेक्ट करके अपने पास रखने का जो राइट है, वो राइट हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करके दे रहे हैं, इसलिए आपको उस राइट के बदले में हमें पे करना पड़ेगा। आई एम राइटिंग इट डाउन। स्टेट गवर्नमेंट मिस्टर एक्स से कह रही है कि इस माइनर से एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट करने का हमारे पास राइट है, वो राइट कॉन्ट्रैक्टर हम तुम्हें असाइन कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट इज मेकिंग असाइनमेंट ऑफ इट्स राइट टू कलेक्ट access royalty from minor. I hope you are able to understand. State government is assigning its right to collect access royalty from the minor. वो राइट इन्होंने मिस्टर एक्स को असाइन कर दिया एंड बदले में मिस्टर एक्स से कहा यू पे अस some consideration for assignment of that right. नाउ मिस्टर एक्स, मैं आपको कितना पे करूं, आपको इस माइनर से कितनी एक्सेस रॉयल्टी पेबल बन रही होगी जो मुझे कलेक्ट करनी है। तो उन्होंने बोला जी ये हमें भी नहीं पता कि इस माइनर से कितनी एक्सेस रॉयल्टी पेबल बनेगी। 10 लाख से ऊपर ये जितना भी ओवर एंड अबव माइन करेगा एक्सेस रॉयल्टी पेबल बनेगी। हो सकता है इसने सिर्फ 11 लाख ही टोटल माइन किए तो एक्सेस रॉयल्टी की फिगर अलग होगी, हो सकता है इसने 15 लाख कर दिए माइन तो एक्सेस रॉयल्टी की फिगर अलग होगी। दैट एक्सेस रॉयल्टी फिगर इज नॉट प्रीफिक्स्ड। ये तो एक तरीके का आपका जुआ कह लो, गैम्बल कह लो, फोरकास्टिंग कह लो, कि आपको देखना है कि ये कुछ भी हो सकता है। हम आपको ये कह रहे हैं, हम आपको अपना ये राइट दे रहे हैं और आपको हमें इस राइट के बदले में 3 करोड़ रुपए पे करने हैं। आपको हमें इस राइट के बदले में 3 करोड़ पे करने हैं। अब आप देख लो, अगर आपको ये लगता है कि माइनर जो है जितना ओवर एंड अबव माइन करेगा
उसके ऊपर जो रॉयल्टी बनेगी वो 3 करोड़ से ज्यादा बनेगी। अगर आपकी बिजनेस सेंस आपको ये सजेस्ट करती है तो आप ये राइट ले लो, और अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर आप रहने दो, हम किसी और से बात कर लेंगे। अब बेटा दिस नीड्स अ साउंड जजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ब्लॉक एंड ऑल दैट। तो अब ये ईआरसीसी क्या करता है, वो किसी टेक्निकल पर्सन को ले जाकर के लेट्स सपोज साइट विजिट करता है, और वो टेक्निकल पर्सन इस ईआरसीसी को सजेस्ट करता है जी ये साइट आप टेंशन ना लो, इस साइट में तो बम्पर माइनिंग होगी, इसमें बहुत एक्सेस रॉयल्टी पेबल बनेगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप जो है इस राइट को खरीद लो, 3 करोड़ देने पड़ते हैं तो दे दो। एंड बेस्ड अपॉन दैट टेक्निकल एडवाइस ईआरसीसी लेट्स सपोज गवर्नमेंट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो बेटा अब इस कॉन्ट्रैक्ट की टैक्सेबिलिटी हमें थोड़ी सी समझनी है, जरा ध्यान में रखिएगा। गवर्नमेंट ने इस ईआरसीसी के साथ जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया और अपना राइट उसे असाइन कर दिया, तो बेटा दिस एक्टिविटी अगेन इज सप्लाई ऑफ सर्विस। No tangible goods have been supplied, only right has been given, तो this activity is supply of service, और गवर्नमेंट ने इस एक्टिविटी के बदले में 3 करोड़ रुपए का कंसिडरेशन जो है वो रिसीव किया है। एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू गवर्नमेंट की सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी दैट अट्रैक्ट्स आरसीएम, तो इस सप्लाई ऑफ सर्विस एक्टिविटी के ऊपर भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। इस 3 करोड़ रुपए के ऊपर जो जीएसटी पेबल बनेगा वो मिस्टर एक्स को जो होगा वो आरसीएम में पेबल बनेगा। ठीक है जी, गवर्नमेंट ने किया क्या है, होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जो एक्सेस रॉयल्टी उन्हें माइनर से लेनी थी उसके लिए उसकी जो मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उन्होंने उस झंझट को खत्म कर दिया है, और उन्होंने उसको सामने वाले पर्सन को एक इमीडिएट पेमेंट लेकर के अपना छुटकारा कर लिया। अब उन्होंने बोला भाई हमें तो 3 करोड़ मिल गए, हम खुश हैं, अब सामने वाला अगर इसमें कुछ कमा जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा ये जो ईआरसीसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया गवर्नमेंट के साथ 3 करोड़ का, और उसका जो जीएसटी पेबल बन रहा है उस जीएसटी पेबल को एंट्री नंबर 65B ने जो है वो एग्जेम्प्ट किया है। एंट्री नंबर 65B ने इस वाले जीएसटी को जो है वो एग्जेम्प्ट किया है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आपको अगर मैं एक बार के लिए लीगल वर्डिंग और साथ में दिखा दूं, नाउ लीगल वर्डिंग, दिस एंट्री नंबर 65B, एग्जैक्ट लीगल वर्डिंग, सर्विसेज सप्लाइड by state government to access royalty collection contractor ERCC। हाँ जी बेटा, कौन सी सर्विसेज, जो स्टेट गवर्नमेंट ने ERCC को दी है, कैसे, by way of assigning the right to collect royalty on behalf of the state government on the mineral dispatched by the mining leaseholder। तो बेटा ये एबीसी मेरे एग्जांपल में जैसे मैंने आपको बताया था वो कौन है, माइनर, जिसने माइनिंग के लीज राइट लिया, दैट इज माइनिंग लीज होल्डर। ठीक है, और इस एबीसी लिमिटेड ने अगर ओवर एंड अबव, वो 10 लाख यूनिट मेरे एग्जांपल में जो थी उससे ओवर एंड अबव अगर उसने क्वांटिटी माइन करी तो उसे एक्सेस रॉयल्टी पे करनी है टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब उस एक्सेस रॉयल्टी के कलेक्ट करने के राइट को स्टेट गवर्नमेंट ने ईआरसीसी को असाइन कर दिया है। तो वो क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने ईआरसीसी को जो राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी फ्रॉम द माइनर था वो जो असाइन किया है, और डेफिनेटली उसके बदले में उन्होंने ईआरसीसी से कंसिडरेशन लिया होगा, तो उसका जो जीएसटी पेबल बन रहा था वो जीएसटी पेबल जो है वो एंट्री नंबर 65B में जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। दिस इज योर एंट्री नंबर 65B विच मेनी पीपल फील इज टेक्निकल, बट इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट बेटा तो अब आपको इसकी वर्डिंग समझ आ गई होगी। अच्छा जी, थोड़ी सी कहानी अभी इसमें जो बाकी है, अब मैं जरा उसकी तरफ आपको लेकर के चलता हूं। तो अब अगली बात और सुनिएगा बेटा। अब सो फार एज दिस ईआरसीसी इज कंसर्न्ड, उसने बेटा क्या किया, उसने 3 करोड़ रुपए देकर के राइट्स खरीद लिए, और अब जो भी एक्सेस रॉयल्टी माइनर से पेबल बनेगी, जो भी बनेगी, वो रॉयल्टी का अमाउंट मिस्टर एक्स अपने पास रखेगा, बिकॉज कलेक्शन के राइट उसके पास आ गए हैं। अच्छा, this may result into profit to Mr. X and this may result into loss to Mr. X। Mr. X को अब इसमें गेम में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। क्यों बेटा, 3 करोड़ रुपए देकर के उसने राइट लिए है एक्सपेंस। अब उसे जो एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन होगी, जो उसकी इनकम बनेगी, वो कितनी होगी वो प्रीफिक्स नहीं है। अगर 3 करोड़ से नीचे की एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट कर पाया तो उसके लिए बिजनेस लॉस है, और अगर 3 करोड़ से ऊपर की रॉयल्टी वो कलेक्ट कर पाया तो उसके लिए ये बिजनेस प्रॉफिट है। गवर्नमेंट के एंगल से अगर बात करो तो गवर्नमेंट के एंगल से इस ट्रांजैक्शन में उन्हें डेड रेंट
प्रीफिक्स 200 करोड़ का मिल गया एंड एक्सेस रॉयल्टी भी एक तरीके से उन्होंने ईआरसीसी से पैसे लेकर के ले लिए। तो गवर्नमेंट को तो सब पैसा मिल गया शुरुआत में ही, गवर्नमेंट साइड में है। अब बात है पूरी ईआरसीसी की। तो ईआरसीसी 3 करोड़ रुपए के राइट्स खरीद रहा है। अब उसकी इनकम कम और ज्यादा कुछ भी हो सकती है। गवर्नमेंट ने बोला भाई ये जो 3 करोड़ रुपए के तुमने राइट्स खरीदे हैं इसका जीएसटी एग्जेम्प्ट है, और ये एग्जेम्प्ट इसी के लिए बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो 3 करोड़ रुपए तुमने हमें दिए ये बेसिकली और कुछ नहीं है, ये एक्सेस रॉयल्टी जो कि माइनर हमें पे करता है ये वही है, और एक्सेस रॉयल्टी का इन एनी केस वो जीएसटी पे करने वाला है, तो इसको हम फॉर द टाइम बिंग के लिए जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर देते हैं। अब अगली कैलकुलेशन जरा ध्यान से सुनिएगा। अब आगे फ्यूचर में 2 सिनेरियो हो सकते हैं, आगे फ्यूचर में 2 सिनेरियो हो सकते हैं। मान लीजिए जो माइनिंग राइट्स दिए गए थे ये 3 साल के लिए दिए गए थे, माइनिंग राइट्स दिए गए थे 3 साल के लिए। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट माइनिंग राइट्स का खत्म होगा एट द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ दिस माइनिंग एग्रीमेंट, ईआरसीसी बैठ करके देखेगा कि उसने 3 करोड़ रुपए के जो राइट खरीदे थे उससे उसे फाइनली प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। ध्यान दीजिएगा, एट द एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ द माइनिंग एग्रीमेंट ईआरसीसी अपनी कैलकुलेशन करेगा, मैंने 3 करोड़ रुपए के राइट खरीदे थे, मेरे को एक्चुअल में एक्सेस रॉयल्टी जो कलेक्ट हो पाई वो कितनी हो पाई, एंड इसमें बेटा 2 सिनेरियो हो सकते हैं। हो सकता है वो 2 करोड़ ही एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट कर पाया, मतलब उसको ओवरऑल इस डील में लॉस हुआ, एंड दूसरा वो 6 करोड़ की एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट कर पाया, मतलब उसे ओवरऑल इस डील में जो है वो प्रॉफिट हुआ। वी आर विजुअलाइजिंग 2 सिनेरियो। आई होप यू आर क्लियर। ईदर ऑफ द 2 पॉसिबिलिटी मे बी देयर। अब गवर्नमेंट कहती है, सुनिएगा, अब गवर्नमेंट कहती है, बड़ा सिंपल है बेटा, अब जरा लास्ट पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। गवर्नमेंट अब ये कहती है जी भाई साहब अगर ईआरसीसी एक्चुअल में 2 करोड़ पर ही 2 करोड़ की ही एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट कर पाया, तो गवर्नमेंट कहती है इसका मतलब ये हुआ माइनर ने 2 करोड़ की एक्सेस रॉयल्टी दी और माइनर ने उस 2 करोड़ का जीएसटी भरा होगा, जबकि हमने ईआरसीसी से मिलने वाले 3 करोड़ पर एग्जम्पशन दी है। क्या क्या दोबारा, अगर माइनर की एक्सेस रॉयल्टी पेबल 2 करोड़ बनी तो माइनर ने बेटा वो जब 2 करोड़ की रॉयल्टी की पे करी होगी तो माइनर ने उस एक्सेस रॉयल्टी के ऊपर आरसीएम में जीएसटी भरा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब वो कहते हैं जी माइनर ने एक्सेस रॉयल्टी 2 करोड़ की दी विद जीएसटी पेमेंट, जबकि ईआरसीसी के 3 करोड़ पर हमने जीएसटी एग्जेम्प्ट कर रखा है। ये तो गलत हो गया, मतलब जो शॉर्टफॉल है 1 करोड़, जो शॉर्टफॉल है 1 करोड़, उसका जीएसटी अब पेबल बन जाएगा एट द एंड ऑफ ईआरसीसी। ऑन द कंट्रेरी अगर मैं आपसे ये कहूं माइनर ने 6 करोड़ रुपए की एक्सेस रॉयल्टी दी एट द एंड ऑफ द लीज एग्रीमेंट, हम देख रहे हैं इतना ज्यादा साइट पर ओवर एंड अबव 10 लाख का एक्सप्लोरेशन हुआ कि 6 करोड़ की एक्सेस रॉयल्टी बनी। 6 करोड़ की एक्सेस रॉयल्टी का मतलब माइनर ने उस 6 करोड़ की एक्सेस रॉयल्टी पर जीएसटी दिया। अच्छा, और हमने इस ईआरसीसी के 3 करोड़ का जीएसटी एग्जाम कर रखा था। गवर्नमेंट कहती है तब कोई इशू नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड गवर्नमेंट बैठ करके ये कैलकुलेशन करती है कि ईआरसीसी को जो राइट दिया था 3 करोड़ रुपए लेकर के, उसका जीएसटी हमने एग्जेम्प्ट किया था, जबकि माइनर जो था उससे एक्सेस रॉयल्टी 6 करोड़ आई। माइनर से एक्सेस रॉयल्टी 6 करोड़ आई, तो माइनर ने जब 6 करोड़ की एक्सेस रॉयल्टी पे करी होगी तो माइनर ने उस 6 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे कर रखा था। हमने उस 6 करोड़ की रॉयल्टी के बदले में, हमने उस 6 करोड़ की रॉयल्टी में बदले में अगर इससे 3 करोड़ रुपए लिए थे और उसका जीएसटी एग्जाम कर रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑन द कंट्रेरी अगर माइनर से जो एक्सेस रॉयल्टी पेबल बनी वो बनी 2 करोड़, तो माइनर ने उस 2 करोड़ के ऊपर जीएसटी भर रखा था, जबकि हमने ईआरसीसी को ये राइट 3 करोड़ में दिया था और 3 करोड़ का जीएसटी एग्जाम कर रखा था। तो वो कहते हैं जी भाई साहब अब ये जो शॉर्टफॉल है ना, शॉर्टफॉल, ये शॉर्टफॉल 1 करोड़ की जो है, उस 1 करोड़ का जीएसटी वो इस ईआरसीसी को जो होगा वो भरना
पड़ेगा। कहने का मतलब ये है ERCC को राइट दे करके जो हम एक मुश्त लमसम पेमेंट ले लेते हैं, उसका GST शुरुआत में तो एग्जेम्प्ट होता है, बट एट द एंड ऑफ द लीज एग्रीमेंट हम चेक करते हैं कि क्या एक्चुअल रॉयल्टी इससे कम बनी या ज्यादा बनी। अगर ज्यादा बनी तो नो इशू, बट अगर कम बनी तो फिर ERCC को डिफरेंशियल जो भी है उससे रिलेटेड GST जो होगा वो पे करना पड़ेगा। तो बेटा नोटिफिकेशन में जो एक बात लिखी हुई है, लीगल वर्डिंग्स पढ़ा रहा हूं आपको, कंडीशंस फॉर अवेलिंग एग्जम्पशन। ERCC के साथ जब डील करेगी स्टेट गवर्नमेंट तो वो एग्जम्पशन में है, पर एग्जम्पशन इज विद द कंडीशन। क्या कंडीशन है जरा देखिएगा, वो कहते हैं जी कंडीशन ये है एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, माइनिंग एग्रीमेंट का जो पीरियड है, एट द एंड ऑफ दैट पीरियड ERCC शैल सबमिट अकाउंट्स गिविंग डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग। ERCC जो होगा फुल अकाउंट देगा। अकाउंट किस बात के वो बताएगा, GST पेड बाय माइनिंग लीज होल्डर ऑन रॉयल्टी अमाउंट कलेक्टेड बाय ERCC। वो बताएगा कि ये जो माइनर था इसके एंड पे से एक्सेस रॉयल्टी कितनी बनी थी जिसका GST उसने RCM में पे किया था, वो बताएगा। और दूसरा ये इंफॉर्मेशन देगा GST एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ ERCC, और गवर्नमेंट ने जो मेरे को एग्जेम्प्ट किया GST वो कितना है, ठीक है ना। तो यहां मैं लिख लेता हूं ERCC। तो ERCC इसने बेटा 3 करोड़ का राइट लिया था जिसका GST एग्जेम्प्ट किया गया था, तो इसे ये बताना है सरकार को जी आपने मेरा 3 करोड़ से रिलेटेड GST एग्जेम्प्ट कर रखा था। और दूसरा इसे बताना है कि इस माइनर से जो एक्चुअल में एक्सेस रॉयल्टी कलेक्ट हुई वो एक्सेस रॉयल्टी की फिगर कितनी थी जिसका इस माइनर ने GST RCM में पे किया था। मान लीजिए ये हमारी फिगर आती है 2 करोड़ रुपए, तो ये GST इसने पे कर रखा है। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, GST पेड बाय माइनर्स। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर GST जो माइनर ने रॉयल्टी अमाउंट पर पे किया दैट इज लेस देन GST एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ ERCC। ERCC के हैंड में कितना एग्जेम्प्ट है, 3 करोड़, जबकि माइनर ने जो पे किया है वो पे किया कितने पर है, 2 करोड़ से रिलेटेड, ठीक है ना। अगर 18% की टैक्स रेट ले लें तो बेटा ERCC का हमने 54 लाख रुपए का GST एग्जेम्प्ट कर रखा था, जबकि माइनर से एक्सेस रॉयल्टी एक्चुअल में जो आई उसका GST कितना पेड है, 36। तो वो जो डिफरेंस है वो क्या कह रहे हैं, एग्जम्पशन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू GST पेड बाय माइनर ऑन रॉयल्टी अमाउंट। तो एट द एंड हम ये समझ के चलेंगे कि हमारी एग्जम्पशन देने की मंशा, इंटेंशन 54 करोड़ रुपीस के GST से रिलेटेड, ये 54 लैक्स के GST की नहीं थी, रेदर देन एग्जम्पशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा टू द अमाउंट ऑफ 36 लैक्स। एंड द लास्ट लाइन सेज ERCC, और अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर होगा दैट शैल पे द डिफरेंस, ही शैल बी लायबल टू पे द डिफरेंस बिटवीन GST पेड बाय द माइनर ऑन रॉयल्टी अमाउंट, मेरे एग्जांपल में 2 करोड़ रुपए का लेट्स सपोज 18% कर लेते हैं 36 लाख, एंड GST एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ ERCC, मेरे एग्जांपल में 3 करोड़ का 18% कर लेते हैं दैट इज 54 लाख। तो ये जो डिफरेंस है ये कितना हो गया बेटा, 18 लाख रुपए का GST जो होगा वो पेबल बन जाएगा। आई होप देयर इज फुल क्लैरिटी यू। अब ये सब कुछ जो मैंने आपको वर्बली समझाया है ये नीचे एनालिसिस प्रॉपर दिया हुआ है आपके क्वेश्चन बैंक पे। पूरा एनालिसिस जो भी बताया गया ये सारा नीचे दिया हुआ है, डायग्राम भी दिया हुआ है, एंड दोनों सिचुएशन एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है। एक बार इसे रीड इनटू कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी। और आप सभी लोग अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजैक्शन में कोई डिफिकल्टी फील करते हैं और आपको लगता है कि उसकी क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में काइंडली उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, एंड हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, डिटेल लॉजिक के साथ जो है वो समझा पाए। जैसा कि आजकल मेरे पास मेल में एक बहुत ही बड़ी फ्रिक्वेंट आ रही है प्रॉफिट पेट्रोलियम के कंसेप्ट को लेकर के, जो कि CA फाइनल नवंबर 2019 के एग्जाम में पहले क्वेश्चन के तौर पर कंसेप्ट यूज किया गया था, प्रॉफिट पेट्रोलियम। तो उसका भी वीडियो हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। और आप अगर और किसी भी ऐसे टॉपिक पर हमारी मदद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसे लगी वो नीचे अपने कमेंट जरूर मेंशन करिएगा, बिकॉज आप लोगों का एप्रिसिएशन ही हमें आपके लिए एडिशनल मेहनत करने के लिए जो होगा वो इंस्पायर करेगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर द लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।